गुड इवनिंग दोस्तों। जैसा कि मैंने आप सबसे प्रॉमिस किया था कि जो जेएसएससी सीजीएल की जो सेट है डीएसपी की पाठशाला वाली शिवांगन पब्लिकेशन का, इसके मैंने सारे सेट्स को चाहा है कि आप सबके साथ मिलकर डिस्क्राइब करेंगे यूट्यूब के ऊपर। तो ये सेट नंबर दूसरा है। जो पहला नहीं देखे हैं वो जाके देख ले, बहुत अच्छा उसमें फीडबैक मिला है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, समय ना खराब करते हुए हम लोग देखेंगे कि पीसो किस देश की मुद्रा है। तो उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया दोनों का है सो मुद्रा वॉन है। जापान की मुद्रा येन है। जापान की मुद्रा येन। तो पीसो जो है ये मैक्सिको की मुद्रा है। कहाँ की मुद्रा है? मैक्सिको की मुद्रा है। ठीक है दोस्तों। थोड़ा सा इसको थिकनेस मोटा कर लेते हैं। हाँ, अब ठीक है। आगे पूछा है कि भारत की यूपीआई प्रणाली को अपनाने वाला पहला देश कौन सा है। तो भारत की जो यूपीआई प्रणाली है, जो पेमेंट करने की प्रणाली है, इसको अपनाने वाला पहला जो देश है वो भारत का ही पड़ोसी देश है। कौन? नेपाल। ठीक है। नेपाल ने भारत के यूपीआई को अपनाने वाला पहला देश है। अगला, भारतीय फिल्म की किस गीत ने सर्वश्रेष्ठ मूल गीत के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 जीता है। तो ये जो दोस्तों नाटू नाटू है ना, ये नाटू नाटू सॉन्ग इसने सर्वश्रेष्ठ जो है मूल गीत के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीता है। नाटू नाटू, इसको याद रखिएगा, 2023 का है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत मैत्री पाइपलाइन के माध्यम से किस देश को डीजल आपूर्ति करेगा। तो ये जो वर्ड है दोस्तों मैत्री, यही से आप लोग को आंसर मिल जाएगा। भारत और बांग्लादेश के साथ जो ट्रेन चलाया जाता है दोस्तों, उसको मैत्री एक्सप्रेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैत्री एक्सप्रेस। तो मैत्री पाइपलाइन जो है ये भारत और बांग्लादेश के साथ जोड़ा जा रहा है, और जिसके साथ क्या होगा? हाँ, डीजल की आपूर्ति की जाएगी। किसकी आपूर्ति? डीजल की आपूर्ति। किस देश के साथ? बांग्लादेश के साथ। अगर पाकिस्तान के साथ पूछे तो पाकिस्तान के साथ कौन सी ट्रेन चलती है? समझौता एक्सप्रेस। और पाकिस्तान तक जो बस जाता है उसे सदा ए सरहद कहा जाता है। कल यहाँ पे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा था पड़ोसी देश ने कि श्रीलंका की राजधानी कहाँ था, तो हम लोगों ने बहुत ही अच्छा से उसे बनाया था कि जयवर्धनपुरा कोट्टे। ठीक है। अगला, नेपाल की राजधानी काठमांडू। और जापान का टोक्यो। जापान एक ऐसा देश है दोस्तों जो द्वीप के ऊपर बसा है, 5 द्वीप से मिलकर बसा है, जिसमें से सिकोको, होकाइडो, होन्सू, क्वींसू और एक है, यानी टोटल 5 द्वीप के ऊपर जापान बसा है। इसकी राजधानी टोक्यो है। अगला, मिती किस राज्य की भाषा है। तो मिती एक ऐसा लैंग्वेज है दोस्तों जो तिब्बती और चीनी ये दोनों का मिश्रण है। ठीक है। तो ये जो भाषा है ये हमारे मणिपुर में बोला जाता है। कहाँ पे बोला जाता है? मणिपुर। इसका सही जवाब हो जाएगा मिती। बाकी उधर कोकाबर्रा, बोडो और कुछ कुछ लैंग्वेज है जो उस क्षेत्र में, जो सेवन सिस्टर वाले स्टेट है, उधर बोला जाता है। तो इसका आंसर जो होगा मिती होगा, मणिपुर में। अगला, भारत का पहला घास संरक्षण क्षेत्र किस राज्य में विकसित किया जा रहा है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों उत्तराखंड में। ठीक है। तो उत्तराखंड से एक चीज याद रखिएगा कि उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़, ठीक है, इन तीनों को एक साथ 2000 में अलग किया गया था। ठीक है। उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड। उत्तराखंड को है सो उत्तर प्रदेश से काट के उस समय इतना इसका नाम उत्तरांचल था। छत्तीसगढ़ को एमपी से काट के और झारखंड को बिहार का 46% काट के नया राज्य बनाया गया था। कब? इसको बनाया गया है 2000 ईस्वी में। अगला, अलेक्जेंडर यानी जिसे सिकंदर के नाम से जाना जाता था, पोरस ने लड़ाई की थी। तो सिंधु नदी के किनारे, झेलम नदी के किनारे, पानीपत में या तराइन में। तो देखिए सिकंदर और पोरस की जो लड़ाई हुई थी वो झेलम नदी के किनारे हुई थी। ठीक है। और बारिश के कारण होता क्या है कि पोरस इस युद्ध को हार जाते हैं, क्योंकि इन्होंने सबसे ज्यादा हाथी का प्रयोग किया था और सिकंदर घोड़ों का प्रयोग किया था। तो जब बारिश ज्यादा होने लगी तो हाथी दलदल में धंसने लगे और सिकंदर का घोड़ा जो है वो अच्छी तरह से युद्ध स्थल में कारगर साबित हुए। तो झेलम नदी के किनारे हुआ था ये लड़ाई। ठीक है। इसे वितस्ता का युद्ध या हाइडेस्पीज के युद्ध के नाम से जाना जाता है। ठीक है। और पूछेगा कि सिकंदर की सेना किस नदी को पार नहीं कर पाई थी, तो उसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ब्यास नदी को पार नहीं कर पाई थी, और झेलम नदी के किनारे जो है युद्ध होता है। अगला, सल्तनत काल में निम्नलिखित में से किस कला की उन्नति सर्वाधिक हुई थी। तो सल्तनत काल में ज्यादा से ज्यादा किला का निर्माण किया गया है, तो उसे स्थापत्य कला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्थापत्य कला। तो इसका जो आंसर होगा वो बी होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर, स्थापत्य कला। आगे देखेंगे कि निम्नलिखित में से किसे लड़ाकू पेशवा कहा जाता था। तो लड़ाकू पेशवा बाजीराव प्रथम को कहा जाता था। यह मराठा साम्राज्य से संबंधित है। ठीक है। मराठा से पेशवा जो बाजीराव प्रथम थे उसे लड़ाकू पेशवा कहा जाता था। अगला, अभिनव भारत। यहां से एक चीज हम क्वेश्चन आपको पूछेंगे कि जो ये है मराठा साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक, याद रखिएगा वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है। आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिएगा, हम सबका रिप्लाई करेंगे कि वास्तविक संस्थापक, जो मराठा साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे कहा गया है।
अगला, अभिनव भारत नामक संस्थान की स्थापना किसने किया है? तो अभिनव भारत की स्थापना किया है बी.डी. सावरकर, पूरा नाम विनायक दामोदर सावरकर, ठीक है, बी.डी. सावरकर। और यहाँ पे 3 नाम दिया गया है दोस्तों, लाल बाल पाल, ठीक है, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। ये तीनों गर्म दल के नेता थे, ठीक है, ये तीनों लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक। लाला लाजपत राय को साइमन कमीशन के विरोध में सिर के ऊपर लाठी पड़ने से इनकी मृत्यु हो जाती है। और ये बाल गंगाधर तिलक, इन्हें अशांति का जनक कहा जाता है, ठीक है, इन्हें एक अंग्रेज अधिकारी के द्वारा अशांति का जनक कहा जाता है। और बाल गंगाधर तिलक को ही लोकमान्य की उपाधि दी गई थी। कौन सी उपाधि? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि पाकिस्तान नाम किसने गढ़ा था, ठीक है, पाकिस्तान नाम किसने गढ़ा था? तो 1940 में सबसे पहले पाकिस्तान की अगर कोई नाम मतलब ये किया था, मांग की थी, तो सबसे पहले चौधरी रहमत अली, ठीक है, किसने? चौधरी रहमत अली ने सबसे पहले पाकिस्तान की मांग 1940 में की थी। कला की बंगाल शैली का अग्रदूत कौन था? ठीक है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा अवनींद्र नाथ ठाकुर, ठीक है, कौन हो जाएंगे? अवनींद्र नाथ ठाकुर। यहाँ पे बीसी सन्याल, इसका पूरा नाम सचिंद्र सन्याल बोला जाता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा, सचिंद्र सन्याल। और नंदलाल बोस, ये बड़े फेमस नाम है, इसको याद रखिएगा कि जो भारत का संविधान है, इसको जो सजाने का काम किए थे, ये नंदलाल बोस ने किया था, ठीक है, नंदलाल बोस के द्वारा भारत के संविधान को सजाया गया था। और एक क्वेश्चन यहाँ से याद रखिएगा, वो पूरी तरह से हस्तलिखित है, तो वो किसके द्वारा लिखा गया था? अगला, कुल क्षेत्रफल के संबंध संदर्भ में विश्व में सबसे बड़े देशों में भारत किस स्थान पे आता है? तो देखिए, भारत जो है वो 7वें स्थान पे आता है। सबसे बड़ा जो है वो रूस है। कौन है? रसिया। उसके बाद कनाडा है ने, उसके बाद उसके बाद उसके बाद अमेरिका, फिर रुक चीन, उसके बाद रुक चीन है ना, रूस, कनाडा, उसके बाद चाइना, उसके बाद अमेरिका, फिर ब्राजील, फिर ऑस्ट्रेलिया और भारत। 7वां नंबर में कौन आता है? भारत आता है। अगला, निम्नलिखित में से विषम पद का पता लगाएं। तो डेल्टा, चाप झील, विसर्पण, ये 3 जो वर्ड है, ये मैदान से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? जो नदियों के द्वारा बनाए जाते हैं उससे रिलेटेड है। लेकिन जो बॉल्सोन है, ये एक प्रकार का मरुस्थल है, ठीक है, तो यहाँ पे 14 का आंसर बी हो जाएगा। अगला, भारत में कौन सी नदी विभ्रंश घाटी से यानी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा नर्मदा। कौन सी नदी? नर्मदा नदी। नर्मदा और ताप्ती नदी याद रखिएगा पश्चिम की ओर बहती है ना, साबर नदी भी और माही नदी, ये 4 नदियां ऐसी हैं जो भारत में पश्चिम की ओर बहती है, ठीक है, तो यहाँ भ्रंश घाटी से पूछा था, तो भ्रंश घाटी से कौन सी हो जाएगी? नर्मदा नदी। अगला, ये अमरकंटक की पहाड़ी से निकलते हैं, याद रखिएगा, अमरकंटक की पहाड़ी से नर्मदा नदी, कृष्णा नदी महाबलेश्वर से निकलती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रोपण फसल नहीं है? तो चाय, कॉफी, रबड़, ये रोपण फसल के अंतर्गत आती है। नहीं है कौन सा? ईख, जो गन्ना होता है दोस्तों, ये रोपण फसल के अंतर्गत नहीं आता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का ओडिशा की बादम पहाड़ खानों में खनन किया जाता है? तो देखिए दोस्तों, ओडिशा का बात किया है, ठीक है, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ पूरा मिनरल से भरा हुआ है दोस्तों। अगर पूरा मिनरल की बात किया जाए तो 40% अकेले झारखंड पूरे भारत में एग्जिस्ट करता है, इसीलिए झारखंड को भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। लेकिन यहाँ बादम पहाड़ का बात किया है, तो बादम पहाड़ से जो लोहा का अयस्क है हेमेटाइट, हेमेटाइट यहाँ से खनन करके निकाला जाता है, तो इसका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? ठीक है, तो देखिए, पवन ऊर्जा को फिर से नया किया जा सकता है, नवीकरण, भूतापीय ऊर्जा को फिर से किया जा सकता है, सौर ऊर्जा को बार बार प्राप्त किया जा सकता है ना, सबको नवीकरण किया जा सकता है। लेकिन अगर नहीं है तो जीवाश्म ऊर्जा। कौन सा? जीवाश्म। ये खत्म हो गया तो खत्म हो गया। 18 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा नए आर्थिक सुधारों का अंग नहीं है? तो देखिए यहाँ पे उदारीकरण, ये भी एक नया आर्थिक सुधार है, भूमंडलीकरण और निजीकरण, ये तीनों जो है ये नए आर्थिक सुधार का अंग है। लेकिन क्या नहीं है? केंद्रीकरण। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, केंद्रीकरण नए आर्थिक सुधार का अंग नहीं है। अगला, मांग पैदा करने के लिए क्या जरूरत है? तो मेरा बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, मांग मांग कब बढ़ता है? जब आपके पैकेट में पैसा बढ़ेगा, ठीक है, जब आपके पैकेट में जैसे जैसे पैसा आएगा, नहीं मुझे कैंपस का जूता पहनना है, तो मुझे स्पार्की का जीन्स पहनना है, ड्यूक का टी शर्ट पहनना है, ठीक है, और राइमंड के कपड़े खरीदने हैं, तो मांग कब बढ़ेगा? जब आपके अंदर आय बढ़ेगी, आय बढ़ेगी तो मांग बढ़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी आयरन और स्टील निर्माणशाला सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं है, यानी कि वो सरकारी नहीं है?
तो भिलाई जो छत्तीसगढ़ में है, बोकारो और दुर्गापुर, ये तीनों जो है दोस्तों ये सार्वजनिक क्षेत्र है, जबकि टाटा जमशेदपुर ये जो है ये सार्वजनिक नहीं है। ठीक है, इसकी स्थापना जो हुई थी 1907 में हुई थी। कब हुई थी? 1907 में। दुर्गापुर की स्थापना ब्रिटेन की सहायता से हुई थी। किसकी सहायता से? ब्रिटेन की सहायता से। जबकि हम भिलाई और बोकारो की बात करें तो बा से बोकारो और भा से भिलाई, इसको हम बाबू बोल सकते हैं। बा से बाबू भाई, बाबू भाई रूस, बाबू भाई किसकी सहायता से? रूस की सहायता से, है ना। बा से बोकारो और भा से भिलाई, है ना। बाबू भाई कहाँ से? सोवियत संघ रूस की सहायता से बनाए गए थे। अगला क्वेश्चन है, भारत में अनावरत योजना, है ना, जो रोलिंग प्लान की अवधारणा किसने सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था? तो जो अनावरत योजना, इस प्लान के बारे में सबसे पहले गुरनान मेंडल की एक बुक है जिसमें लिखा गया है। ठीक है, तो इसका जो प्रस्तुत जो किए थे वो डी.टी. लकड़वाला। इसका जो सही आंसर होगा ए होगा दोस्तों। ठीक है, डी.टी. लकड़वाला। लेकिन इसके बारे में लिखा किसके गया, किसमें गया है? तो गुरनान मेंडल की एक पुस्तक है, उसमें लिखा गया है। आगे हम लोग देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के प्रारूप के लिए जिम्मेदार, है ना, जिम्मेदार संविधान सभा का हिस्सा नहीं था। ठीक है, तो याद रखिएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्ष बनाया गया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल को मंत्री पद दिया गया था, जिसमें से ये गृह मंत्री आया था, है ना, होम मिनिस्टर, और भीमराव अंबेडकर ये ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष इन्हें बनाया गया था। ये अगर इनमें से कोई नहीं थे तो वो कौन नहीं थे? महात्मा गांधी। बिल्कुल इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला, एक रिट किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो दोस्तों 5 प्रकार का रीट होता है। ये आर्टिकल 32 के अंतर्गत आता है 32 में, जिसमें से 5 प्रकार का होता है। इसे अगर कोई जारी करता है तो कोई भी उच्च न्यायालय, कौन सा? उच्च न्यायालय के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, अगला है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से क्या संवैधानिक निकाय संस्था है? तो जो है वित्त आयोग दोस्तों। ठीक है, वित्त आयोग ये जो है ये संवैधानिक निकाय है। ठीक है, वित्त आयोग। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आप कमेंट बॉक्स में ये जाके कमेंट कीजिएगा कि वित्त आयोग कितना आर्टिकल में आता है। ठीक है दोस्तों, वित्त आयोग कितना आर्टिकल में आता है। अगला, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार पंचायत का कार्यकाल कितना होता है? ठीक है, तो पंचायती राज के बारे में कल भी एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों, आज फिर से इसको बता देते हैं कि 73वां जो संविधान संशोधन हुआ था इसके ये तहत पंचायती राज का जो कार्यकाल होता है वो 5 साल का होता है। ये त्रिस्तरीय होती है। ठीक है, इसमें बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति और एस.एल. सिंधवी करके एक सिंधवी समिति है, ये सारे इससे संबंधित है और 5 साल का इसमें कार्यकाल होता है, त्रिस्तरीय होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिला, ठीक है, राजस्थान के नागौर जिला में 1959 को ये किया गया था। ठीक है, उसके बाद फिर आंध्र प्रदेश में किया गया था। अगला, ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंट, पुस्तक के लेखक कौन है? तो आजादी का अमृत महोत्सव जो 75 साल हुआ था, इसी के उपलक्ष्य में ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया, है ना, सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स, ये किताब रस्किन बॉन्ड का लिखा हुआ है। किसका दोस्तों? रस्किन बॉन्ड के द्वारा जब आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा था तब ये लिखा गया था। अगला, किस देश ने हाइड्रोजन से चलने वाली नई ट्रेन की शुरुआत की है? ठीक है, तो किस देश ने हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन की शुरुआत की है? जापान। कौन सा देश? जापान। जापान के बारे में थोड़ा सा हम पहले भी बता चुके हैं दोस्तों। जापान की राजधानी कहाँ है? टोक्यो। जापान की राजधानी टोक्यो, मुद्रा येन, और ये 5 द्वीपों में बसा है। ठीक है, 5 द्वीप में बसा है, जिसमें होन्शु, क्वेन्शु, शिकोको, होकाइडो और एक द्वीप है। तो इसको आप याद रख लीजिएगा। और जो हेनले पासपोर्ट है उसमें अगर उस इंडेक्स में कोई नंबर 1 देश है तो वो है जापान। आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों कि महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम यानी कि DWCRA कब प्रारंभ हुआ था? तो इसकी जो है प्रारंभ 1 अप्रैल 1999 से हुई थी। कब से? 1 अप्रैल 1999। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आगे देखेंगे दोस्तों, झारखंड का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 2.42। कितना है? 79,714 वर्ग किलोमीटर। 79,714 वर्ग किलोमीटर झारखंड। लेकिन कहीं कहीं अगर ये संशोधित किया हुआ अगर देता है तो कभी कभी 16 दे देता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, है ना, 2.42% में है। तो यहाँ जीके के 30 क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं दोस्तों। आगे हम लोग देखेंगे सामान्य विज्ञान के 20 प्रश्न। ठीक है, और ऑप्शंस को भी हम लोग रिलेट करते हुए चलेंगे, सारे के सारे ऑप्शन को क्लियर करते हुए चलेंगे। उष्मा का एसआई मात्रक क्या होती है? ठीक है, तो उष्मा का मात्रक क्या होता है? जूल। उष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल। बल का मात्रक न्यूटन। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। और ताप का मात्रक केल्विन। ताप को किससे मापा जाता है? केल्विन से। जबकि अगर खाद्य पदार्थ की ऊर्जा की बात की जाए तो वो कैलोरी में। ठीक है, खाद्य पदार्थ की ऊर्जा की बात की जाए तो वो कैलोरी में। अगला है पेरिस्कोप
प्रकाश के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ठीक है, पेरिस्कोप है, ये परावर्तन के ऊपर काम करता है। किसके ऊपर काम करता है दोस्तों? परावर्तन के ऊपर काम करता है, याद रखिएगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन से इंद्रधनुष बनता है। और मृग मरीचिका जो होती है, जो धूप में कभी कभी आप लोग देखिएगा कि दूर में पानी पानी जैसा दिखेगा, लेकिन वहां पानी रहता नहीं है, वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से होता है ना। ये ज्यादातर मरुस्थल में होता है और गर्मी के दिनों में ये ज्यादातर देखने को मिलता है। अगला, रजत को, एक रजत नाम का एक लड़का है को दूर दृष्टि यानी कि हाइपरमाइट्रोपिया है, नेत्र रोग विशेषज्ञ दृष्टि को सही करने के लिए किस प्रकार का लेंस सुझाएंगे? तो दूर दृष्टि दोष है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, दूर के लिए उत्तल का जरूरी लगता है। ठीक है, दूर को हटाना है तो उत्तल उत्तल लेंस की जरूरी होती है। तो यहाँ पे कॉन्वेक्स, कॉनकेव, बाइफोकल या प्रोग्रेसिव दिया हुआ है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कॉन्वेक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स को ही उत्तल कहा जाता है, अवतल को कॉनकेव कहा जाता है। और बायोफोकल में होता है, जब बाइफोकल में दोनों प्रकार का लेंस यूज किया जाता है, ठीक है ना, तो ये अलग है। बाइफोकल को भी याद रखिएगा, है ना। द्विफॉक्सी लेंस इसको कभी कभी कहा जाता है, द्विफॉक्सी लेंस। अगला, निम्नलिखित में से किसका ध्वनि के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है? तो ऑप्शन देखिए, दाब, आर्द्रता, तापमान, घनत्व। डेंसिटी बढ़ेगा तो ध्वनि के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, आर्द्रता बढ़ेगा तब भी इफेक्ट पड़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तब भी पड़ेगा, लेकिन अगर किसी का नहीं पड़ता है तो वो है प्रेशर। दाब का ध्वनि के गति पर यानी उसके वेग पर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला, अपेक्षिकता सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सदा समान रहता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, कुछ भी कोई भी कंडीशन में जो प्रकाश का वेग होता है 3 × 10⁻8, ये नहीं बदलने वाला है। ठीक है, 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, ये नहीं बदलने वाला है। तो याद रखिएगा प्रकाश का वेग। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से किस तत्व की विद्युत चालकता अधिकतम होती है? विद्युत चालकता यानी गुड कंडक्टर। क्या पूछा है दोस्तों? गुड कंडक्टर। तो हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं, गुड कंडक्टर क्या है? चांदी है, चांदी है। गुड कंडक्टर क्या है? चांदी। लेकिन अगर घरों में वायरिंग के लिए यूज किया जाता है सबसे ज्यादा, तो वो तांबा है। ठीक है, अगर घरों में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है तो वो क्या है? तांबा है। ठीक है, अगला, नेक्स्ट, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चांद पर ले जाया जाए तो क्या होता है? तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों, कुछ नहीं होता है, सिर्फ भार बदलेगा, है ना, लेकिन जो द्रव्यमान है वही रहेगा। ठीक है, भार किसको कहते हैं? तो जिस बल के साथ, जिस गुरुत्वाकर्षण बल के साथ किसी वस्तु को पृथ्वी अपनी ओर खींच के रखता है उसे भार कहते हैं। लेकिन जो उसका स्पेशल मतलब अपना जो क्वांटिटी होता है ना, वो द्रव्यमान कहलाता है, जिसको हम लोग मापते हैं केजी वगैरह में। ठीक है, अगला, इसको मास बोला जाता है। अगला, मास वेट। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूक्लियॉन नहीं है? तो याद रखिएगा दोस्तों, कोई भी तत्व है तो उसके केंद्रक की यहाँ पे, ये मैं न्यूक्लियॉन की बात किया है, तो यहाँ पे 3 चीज पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगाता है, और जो केंद्रक में होते हैं न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। तो इनमें से एक जो है ये पॉजिट्रॉन, ये नहीं पाया जाता है। तो इसका आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पॉजिट्रॉन न्यूक्लियॉन नहीं है। ठीक है, ये तीनों मिलकर न्यूक्लियॉन का निर्माण करते हैं। इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अंदर में होते हैं, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से ही मिलके इसका टोटल मास बनता है। अगला, बाजार में बिकने वाला मानक 18 कैरेट सोना होता है। तो देखिए दोस्तों, कल भी एक तत्व से क्वेश्चन पूछा था कि सोना का, शुद्ध सोना का मतलब ये पूछा था कितना कैरेट का होता है, तो 24 कैरेट। आज पूछा है कि 18 कैरेट का अगर बिक रहा है तो उसमें होगा क्या? तो 18 भाग सोना होगा और 6 भाग अन्य धातु होगा। ठीक है, क्लियर, इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आगे हम लोग देखेंगे कि गहरे समुद्र में, जो गहरा समुद्र होता है उसमें गोताखोरों, है ना, गोताखोरों के समय गोताखोर ऑक्सीजन और कौन सी गैस का मिश्रण ले जाते हैं? तो याद रखिएगा, जब भी गोताखोर लोग समुद्र में उतरते हैं तो सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ साथ हीलियम का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों? हीलियम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसोई की गैस जो सिलेंडर होता है उसमें किसका किसका मिश्रण होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ब्यूटेन और प्रोपेन। ठीक है, ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। और ये, इसमें आप एक कमेंट कीजिएगा कि जब ये गंध देता है ना, तो गंध के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? छोड़िए, बता देते हैं, मिथाइल मार्कोप्टेन मिलाया जाता है। ठीक है, उसमें गंध के लिए मिथाइल मार्कोप्टेन मिलाया जाता है। अगला, क्यूरी बिंदु तापमान पर निम्नलिखित में से क्या होता है? ठीक है, क्यूरी बिंदु तापमान पर, जब भी ये क्यूरी बिंदु होगा, ऐसे समय पे होता क्या है कि जो धातु के जो चुंबकीय गुण होता है ना, आकर्षण और विकर्षण करने का, ये है खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्यूरी बिंदु तापमान पर होता क्या है कि धातु का चुंबकीय गुण जो है वो बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जो जीवा के किस भाग में होती हैं?
जो हम लोग ऐसे नॉर्मली जीभ में अगर आगे जो होता है मीठा, फिर बीच में होता है और फिर पीछे कड़वा होता है सबसे पीछे। तो जो खट्टा का यहाँ पे बात किया है, ठीक है, खट्टा, तो खट्टा जो हमारे किनारे वाले जो भाग होते हैं, पार्श्विक भाग होते हैं, वहां पे खट्टों का हम लोग का स्वाद का पता लगता है, ठीक है। चलिए, आप यहाँ पे आंसर कीजिएगा कि जीभ में कितनी स्वाद कलिकाएं मतलब कितनी कलिकाएं पाई जाती हैं, और ये हजारों में है। आप इसका आंसर कीजिएगा कितना से कितना अप्रोक्स यानी लगभग में होता है। अगला, फलों का मधुर यानी मीठा स्वाद किसके कारण होता है? फल जो होता है वो मीठा अगर होता है तो किसके कारण होता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, फा से फल, फा से फ्रक्टोज, ठीक है, फ्रक्टोज के कारण ये क्या होता है? मीठा होता है। फा से फल, फा से फ्रक्टोज, फा से फल, फा से फ्रक्टोज, फ्रक्टोज के कारण क्या होता है? मीठा होता है। अगला, मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को क्या कहते हैं? तो देखिए, ब्लड की कमी को है ना, ब्लड कमी को, इसको ब्लड कैंसर जो इस्कीमिया के नाम से जाना जाता है, ठीक है, किसके नाम से जाना जाता है? इस्कीमिया। हेमरेज ये मस्तिष्क में होता है दोस्तों, हेमरेज दिमाग में होता है। और अभी पढ़े हम लोग हाइपर, क्या लिखा है, हाइप्रीमिया, हाइप्रीमिया, ये इसके बारे में हमको नहीं पता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जानवरों की एक जाति द्वारा उसकी जाति के अन्य सदस्यों को आकर्षित करने के लिए मोचित किए जाने वाले रासायनिक द्रव्य हैं, ठीक है। अगर एक जानवर है, उसको उसी जाति की, ठीक है, उसको उसी जाति के अन्य सदस्य को अपनी ओर आकर्षित करना है, तो वो कौन सा रसायन को ये करेगा, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्त फेरोमोन, ठीक है, फेरोमोन, इसका वो मोचित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे हम लोग देखेंगे, ये सब याद कर लीजिएगा दोस्तों, थोड़ा ये अलग है, वर्ड डिफिकल्ट है। अगला, निम्नलिखित में से किसे आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है? तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ग्रेगर जॉन मेंडल। क्या नाम है? ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है। इन्होंने मटर के पौधे पर आनुवंशिकता का निरीक्षण किया था, परीक्षण किया था। आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। और ये हिग्रो डी ब्रिज है। और आगे देखें, किस रोग की रक्षा करने के लिए शिशुओं यानी शिशुओं को डीपीटी का टीका लगाया जाता है? तो डीपीटी का काली कुकर खांसी, ठीक है, एक रोग होता है काली कुकर खांसी, ठीक है, इसको याद रखिएगा। काली कुकर खांसी के लिए किसका टीका दिया जाता है? तो डीपीटी, ठीक है। तो इसके साथ में और भी कुछ है, रोहिणी एक कोई बीमारी है, और टिटनस जानते हैं, जब कोई लोहा से कटता फटता है तो अगर टिटनस का इंजेक्शन नहीं लेगा तो मांस धीरे धीरे क्या होता है दोस्तों? गैंग्रीन होने लगता है, मांस सड़ने लगता है। किसके वजह से? टिटैनी, टिटैनी एक ये वो हो जाता है उसमें, जहां से कटता फटता है वहां पे। इसके लिए टिटनस का एक इंजेक्शन लगाया जाना जरूरी है, जब भी हम लोग लोहा या धातु से कटते फटते हैं तब, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे आगे देखेंगे कि हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो दोस्तों, हम लोग सांस लेते हैं, ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या सांस लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन सांस लेते हैं, और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की भी कुछ मात्रा होती है, क्योंकि हमारी हवा जो है वो गैसों का मिश्रण होती है। तो जब भी हम सांस छोड़ते हैं तो उसमें 4% कार्बन होता है। कितना? 4% कार्बन होता है। अगला, नेक्स्ट आगे हम लोग देखेंगे, वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन की अगर हम बात करेंगे तो 21% है, दोनों को जोड़ेंगे तो 99% हो जाएगा। और उसमें 1% में जो आता है वो गैसों का मिश्रण, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन वगैरह, क्या बोलते हैं, हीलियम वगैरह, बहुत सारी गैसों का मिश्रण पाया जाता है 1% के अंदर। पके हुए अंगूरों में होता है, तो अंगूर में क्या पाया जाता है? जो अंगूर पक जाता है, ठीक है, ऐसे अंगूर में एसिड पाया जाता है, तो जब पक जाता है तो इसमें ग्लूकोज पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ग्लूकोज। अभी हमने पके हुए फल की बात किया था, तो फल में फ्रुक्टोज पाया जाता है। और हनी में अगर बात किया जाए, हनी, तो उसमें सुक्रोज पाया जाता है, ठीक है। सुक्रोज, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, इन सब की वजह से जो खाद्य पदार्थ होता है वो कैसा लगता है? मीठा। तो सुक्रोज हनी में पाया जाता है, जो शहद होता है ना, उसमें। फ्रुक्टोज पके हुए फल में, और पका हुआ अंगूर में क्या है? ग्लूकोज। आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे अभी तक मैंने 50 क्वेश्चन को डिस्क्राइब कर चुका है, जिसमें से साइंस के 20 क्वेश्चन और जीके के 30 क्वेश्चन। आगे हम लोग 40 क्वेश्चन झारखंड के देखेंगे, ठीक है। तो आगे हम लोग अगला क्वेश्चन है, मैंने बीच में रीजनिंग, कंप्यूटर और मैथ के क्वेश्चन को स्किप कर दिया है दोस्तों, डायरेक्ट मैंने यहाँ पे झारखंड के क्वेश्चन रखे हैं। अगला है, दलमा वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन सा स्थित है? ठीक है, किसके बारे में यहाँ पे बात किया है? दलमा के बारे में। तो दलमा की जो पहाड़ ये है, दलमा हिल्स से ही घिरा हुआ है। किससे घिरा हुआ है? दलमा हिल्स से। आगे हम लोग देखेंगे, टिस्को को निम्नलिखित खानों में से किससे लौह अयस्क की आपूर्ति होती है? तो टिस्को दोस्तों टाटा है ना, इसको जो है लौह अयस्क कहाँ से मिलती है? नवा मुंडी। ये कहाँ पे है?
पश्चिम सिंहभूम में, ठीक है, पश्चिमी सिंहभूम जो क्षेत्रफल में झारखंड में सबसे बड़ा है, पश्चिमी सिंहभूम, ठीक है। ये कोल्हान का क्षेत्र आता है, कोल्हान प्रमंडल में 3 आते हैं, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां। तो उसी में है नवा मुंडी चिरिया। ये एशिया में सबसे बड़ा लौह अयस्क का जो है उत्पादन करने वाला खान है। आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है झारखंड के किस शहर में यूरेनियम प्रसंस्करण कारखाना शुरू किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे बात किया है यूरेनियम का। अगर यूरेनियम की बात करें तो यूरेनियम का उत्खनन कहाँ से किया जाता है, जादूगोड़ा। लेकिन अगर यहाँ पे प्रसंस्करण यानी उसको गलाना या उससे शुद्ध करना या जो भी है उसके कारखाना की बात किया है तो ये हो जाएगा दोस्तों घाटशिला में। कहाँ पे हो जाएगा, घाटशिला में। और तांबा की कारखाना की अगर बात करें तो वो भी कहाँ पे है, घाटशिला में ही। 1 मिनट दोस्तों, नहीं 10 सेकंड पानी पी लेते थोड़ा सा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड के किस स्थान में मुख्य रूप से लेटराइट मिट्टी नहीं पाई जाती है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को पूरा पढ़िएगा कि लेटराइट मिट्टी नहीं पाई जाती है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा राजमहल की पहाड़ियां, क्योंकि ये जो है वो साहेबगंज के क्षेत्र में होता है। और साहेबगंज के क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी, ठीक है। कौन सी मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, उसमें कपास की उत्तम फसल होती है, ठीक है। तो राजमहल की पहाड़ियां बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, झारखंड में वार्षिक औसत तापमान, ठीक है, वार्षिक पूछा है और औसत तापमान पूछा है तो ये होगा 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस। कर्क रेखा झारखंड के किस शहर को बीचों बीच से काटती है, तो ये रांची को काटती है। किसको काटती है, रांची को काटती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो रांची हो जाएगा, ठीक है। इसका सही आंसर रांची हो जाएगा। किधर गया, अच्छा ये बीचों बीच से काटते हैं, ये रांची से होगा कर्क रेखा। सॉरी सॉरी सॉरी, ये क्वेश्चन 116 नहीं देखे थे दोस्तों। यहाँ पे सूरज कुंड गर्म पानी का स्रोत है, ये सबसे गर्म सूरज कुंड है। ये झारखंड में हजारीबाग में पाया जाता है, ठीक है, हजारीबाग में सूरज कुंड है। तो सॉरी ये आंसर यहाँ पे नहीं होगा, इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। चलिए इसका आंसर हो जाएगा हजारीबाग। नेक्स्ट हम लोग आगे देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैन ग्रंथों में भगवान महावीर की लोरे ए यादगा की यात्रा का संदर्भ है। तो मुंडारी में जिसका अर्थ होता है, तो याद रखिएगा लोर, लोर इसका मतलब होता है दोस्तों आंसू, ठीक है। लोरे ए यादगा, तो इसका सही अर्थ हो जाएगा आंसुओं की नदी, ठीक है। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है किस विद्रोह के परिणाम स्वरूप 1833 में एक नए प्रांतीय दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी का गठन हुआ था। तो 1832 की अगर हम बात करें तो 1831-32 में कोल विद्रोह हुआ था, ठीक है। और उसी समय एक और विद्रोह हुआ था, भूमिज विद्रोह, ठीक है। तो यहाँ पे भूमिज विद्रोह का ऑप्शन नहीं है, तो इसका जो आंसर होगा वो कोल विद्रोह होगा, ठीक है। आप कमेंट में जाके कमेंट कीजिएगा कि कोल विद्रोह की जो है नेतृत्वकर्ता कौन थे। अगला है 120 नंबर, किस नेता ने एक नए संप्रदाय शुरू किया जो केवल एक ईश्वर पर विश्वास रखता था, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन है तिलका मांझी, जतरा भगत, बिरसा मुंडा और गंगा नारायण। तो इसका जो आंसर होगा बिरसा मुंडा। इसने बिरसाइत पंथ की शुरुआत की थी, ठीक है, इसी ने बिरसाइत पंथ की शुरुआत की थी जो केवल एक ईश्वर पर विश्वास करता था। अगला क्वेश्चन है ढाका और कोलकाता के क्रांतिकारी किस स्थान पर छुपकर गुप्त प्रचार करते थे, ठीक है। तो ढाका जो है ये बांग्लादेश में है और कोलकाता, तो यहाँ के जो क्रांतिकारी है वो मुख्य रूप से जमशेदपुर में छुपकर और गुप्तचर यानी कि वहां से है सो छुप के और प्रचार प्रसार करते थे। अगला क्वेश्चन है संथाल परगना में किसके नेतृत्व में वहां की महिलाओं ने नमक कानून को चुनौती दी थी। तो नमक कानून ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब गांधी युग हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे तो गांधी युग में ध्यान देंगे कि कहां कहां से नमक का उत्पादन झारखंड में भी किया जाता था, बहुत सारे ऐसे जगह हैं। तो यहाँ पे पूछा है कि किसके नेतृत्व में महिलाओं ने नमक कानून को चुनौती दी थी, तो ये होगा सैल बाला राय, ठीक है। तो इसका आंसर सी होगा, 122 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड के निम्नलिखित नेताओं में से किन्होंने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। तो यहाँ 1857 की बात की है दोस्तों, तो 1857 में झारखंड से शेख भिखारी और इनके साथ थे गणपत राय, ठीक है। शेख भिखारी और इनके साथ गणपत राय, इन दोनों ने मिलके यहाँ से अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और इन्हें झारखंड के जिला स्कूल के बाहर कदम के पेड़ में फांसी दे दिया गया था, ठीक है। शेख भिखारी और इनके साथ गणपत राय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वर्ष आदिवासी नामक पत्रिका का प्रकाशन हुआ था। तो आदिवासी पत्रिका दोस्तों 1915 में, ठीक है, 1915 में प्रकाशित की गई थी और 1915 में ही महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौट के आए थे 9 जनवरी को, जो प्रवासी भारतीय दिवस NRI डे के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
1920 के दशक में आदिवासियों का कौन सा आंदोलन गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन से जुड़ गया था? ठीक है, तो 1920 के दशक की बात की है तो उस समय जो है ये तो बहुत पहले हुआ था। कोल विद्रोह खेरवार तो और पहले हुआ था और संथाल 1855 में ही। अगर 1920 की बात की जाए तो उस समय 1914 में एक हुआ था टाना भगत आंदोलन। तो ये जो था ये गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन से जुड़ा हुआ था। तो इसका जो आंसर होगा वो ए होगा। अगला क्वेश्चन है, झारखंड के कौन से जिले में आदिवासी जनसंख्या न्यूनतम प्रतिशत है? तो आदिवासी अगर कहीं सबसे कम है तो वो है कोडरमा। ठीक है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नृत्य को युद्ध नृत्य की संज्ञा दी गई है? तो युद्ध नृत्य की संज्ञा इसका सही जवाब पाइका है। इसका सही जवाब ए होगा, पाइका। अगला, संथालों का सर्वोच्च देवता। तो संथाल की सर्वोच्च देवता सींग बोंगा है। और अगर दूसरा बात की जाए तो वो है मारंग बोरू। ठीक है, संथालों के जो ये ग्राम प्रधान होते हैं उसको माझी कहा जाता है। इसमें 4 प्रकार के हड़ पाए जाते हैं और 8 प्रकार की विवाह प्रचलन है। ठीक है, विवाह को ये संथाली में बापला कहते हैं। और अगर संथालों की लिपि की बात की जाए तो वो है ओल चिकी, जो रघुनाथ मुर्मू के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे खड़िया जनजाति का मूल स्थान माना जाता है? खड़िया जनजाति का मूल स्थान, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों रोहतासगढ़। ठीक है, इसका सही जवाब है रोहतासगढ़। ऑप्शन नंबर ए आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य जन्म उत्सव के अवसर पर किया जाता है? तो यहाँ पे नचनी, कठघोड़वा नृत्य, झिमिया नृत्य और यहाँ दिया है पवंडिया नृत्य। तो जन्म उत्सव पर इसका सही जवाब हो जाएगा पवंडिया। और इस समय एक गायन किया जाता है दोस्तों, जो गीत गाया जाता है वो आप जब झारखंड की लोक कला संस्कृति पढ़िएगा तो वहां पे आपको एक गीत मिलेगा, जन्म के अवसर पर झंझाइन गीत गाया जाता है। ठीक है, झंझाइन गीत। अगला है, कीर्तनिया लोक नाट्य का संबंध किससे है? तो कीर्तनिया श्री कृष्ण भगवान से संबंधित है दोस्तों। जो कीर्तन होता है उसी से संबंधित कीर्तनिया लोक नाट्य है। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखिएगा, ये श्री कृष्ण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी। गांधी मेला एवं राम रेखा धाम मेला का आयोजन किस जिले में किया जाता है? तो गांधी मेला और राम रेखा धाम मेला ये दोनों सिमडेगा में लगती है। ठीक है, और रांची में एक टाटी सिल्वे में मेला लगता है। अगर आपको याद होगा तो ये कमेंट कीजिएगा कि रांची के टाटी सिल्वे में कौन सा मेला लगता है। ठीक है, अगला, और श्रावणी मेला देवघर में लगती है, बुढ़ई मेला देवघर में लगती है। ये दोनों देवघर में है। अगला, निम्नलिखित में से त्योहारों के दौरान, कौन से त्योहारों के दौरान जनजातीय महिला पूरे दिन पुरुष के कपड़े पहनकर पशुओं का शिकार करती हैं? तो पशुओं का शिकार तो ऐसे जनरली पशुओं का शिकार मुक्का सेंद्रा में किया जाता है, लेकिन अगर पुरुष का कपड़ा पहन के कहा जाए तो वो एक जनी शिकार में भी किया जाता है, जो 12 वर्षों में एक बार लगता है। जनी शिकार में भी पुरुष के कपड़ा पहना जाता है, लेकिन यहाँ पूछा है पशुओं का शिकार, तो इसका सही आंसर होगा मुक्का सेंद्रा। अगला, संथाली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में कब शामिल किया गया? तो भारत के संविधान जब बना था उस समय संविधान में कुल 14 भाषाएं थी। सबसे पहले 21वां संविधान संशोधन में सिंधी को जोड़ा गया। ठीक है, तो यहाँ हमको पूछा है किसके बारे में? संथाली के बारे में। तो संथाल को 2003 में जोड़ा गया है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है, मुंडारी प्राइमर के लेखक कौन है? ठीक है, तो मुंडारी प्राइमर के लेखक, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जे.सी. विटली। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? जे.सी. विटली। अगला क्वेश्चन है, एक कहानीकार, उपन्यास, हाइस, व्यंग तथा नाटककार के रूप में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाला राधा कृष्ण का जन्म कब हुआ था? ठीक है, राधा कृष्ण के जन्म के बारे में हमको पूछा है। तो उनका जन्म जो हुआ है वो 18 सितंबर 1910 को। ठीक है, 18 सितंबर 1910। इसका सही आंसर ए हो जाएगा। अगला, छोटा नागपुर के हल्दी घाटी के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों, उपनाम एक बार बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा कोराम्बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आंसर। निम्नलिखित जिलों में से कौन से जिले में देवर घाटी, ठीक है, देवर घाटी स्थित है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, देवर घाटी कहाँ पे है? कोडरमा में। ठीक है, देवर घाटी कहाँ पे है? कोडरमा में। गिरिडीह की बात करें तो यहाँ पे पारसनाथ है। पारसनाथ की ऊंचाई कुल 1365 है। ठीक है, वहां पे जो जैन धर्म के हैं 23वें तीर्थकार पार्श्वनाथ, वो निर्वाण वहीं प्राप्त किए थे। और माना जाता है कुल 20 जो हैं जैन तीर्थकार यहीं पे निर्वाण को प्राप्त किए थे। ठीक है, गिरिडीह में ही। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजरप्पा रामगढ़ में किस देवी की मंदिर है? ठीक है, तो रजरप्पा में कौन सी मंदिर है? छिन्नमस्तिके मंदिर। ठीक है, ये 51 शक्तिपीठों में से एक है दोस्तों, छिन्नमस्तिके की मंदिर। और रामगढ़ में और मंदिर की बात की जाए तो कैथा का शिव मंदिर है। ठीक है, कैथा का शिव मंदिर है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के किस जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लाइट हाउस परियोजना की शुरुआत की गई थी?
तो झारखंड में लाइट हाउस रांची में बनाया गया था, ठीक है, लाइट हाउस रांची में अभी बन के तैयार हो गया है दोस्तों। अगला, झारखंड के ग्रामीण विकास विभाग द्वारा डायन प्रथा के उन्मूलन के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो झारखंड में डायन प्रथा के द्वारा कभी कभी ऐसा होता है कि मॉब लिंचिंग के द्वारा डायन करार दे के कभी कभी उन्हें जान से मार दिया जाता है, तो इसकी उन्मूलन के लिए और इसको रोकथाम के लिए झारखंड में गरिमा योजना चलाया गया है, ठीक है। कौन सी योजना? गरिमा योजना। अगला है, पशुओं के लिए आइडेंटिफिकेशन यूआईडी नंबर योजना का प्रारंभ कब किया गया? तो पशुओं के आइडेंटिफिकेशन के लिए कभी कभी आपने देखा होगा कि जानवरों के कान में एक स्पेशल बारकोड लगाया जाता है जो गवर्नमेंट के रूल से है। तो एक जो यूआईडी के बारे में यहाँ बात की है वो 2017 से शुरू किया गया है, ठीक है, 2017 से। अगला, ओलंपिक 1928 में भारतीय हॉकी टीम के कप्तान जयपाल सिंह ने भारत के लिए पहली बार कौन सा पदक जीता था? तो 1928 की बात करें तो गोल्ड मेडल। कौन सा? 1928 में गोल्ड मेडल। और मेजर ध्यानचंद की अगर बात करें तो उन्होंने 1932 में भारत को हॉकी में गोल्ड मेडल दिलवाया था। और जयपाल सिंह की अगर बात करें तो इन्हें मारंग गोमके के नाम से जाना जाता है। 1938-39 में इन्होंने आदिवासी महासभा का गठन किया था। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 144, तिलका आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो तिलका आंदोलन का नेतृत्व तिलका मांझी ने किया था और ये भागलपुर इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी का नाम सुंदरा मुर्मू, ठीक है, तिलका मांझी के पिता का नाम सुंदरा मुर्मू। ये अपने आंदोलन के लिए सखुआ के पत्तों से संदेश भेजा करते थे। इन्होंने क्लीवलैंड को तीर से मारा था और इन्हें जौराहा पहाड़िया के द्वारा इन्हें पकड़ाया गया था और पकड़ने वाले अंग्रेज अधिकारी का नाम था आयरकुट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, टाना भगत आंदोलन के प्रणेता जतरा भगत का जन्म कब हुआ था? तो जतरा भगत का जन्म 1888 में हुआ था। और टाना भगत आंदोलन कब होता है? 1914 में, ठीक है, टाना भगत आंदोलन 1914 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे हम लोग देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी एवं क्रांतिकारी संगठन युगांतर समिति के सदस्य की जीवनी पर शरद चंद्र रॉय ने उपन्यास लिखा है? ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन है यदुगोपाल मुखर्जी, बिरसा मुंडा, सीधू कानू, गया मुंडा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो बिल्कुल सही होगा, यदुगोपाल मुखर्जी, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन झारखंड में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं? तो झारखंड में सबसे लंबे समय की अगर बात की जाए तो वो है अर्जुन मुंडा। ये कुल 3 बार बने थे, ठीक है। अर्जुन मुंडा का जो है कार्यकाल सबसे लंबा समय तक रहा है। और झारखंड के सबसे पहले मुख्यमंत्री की बात करें तो बाबूलाल मरांडी, ठीक है। 3 बार शिबू सोरेन भी बने हैं लेकिन इनका कार्यकाल उतना लंबा रहा नहीं है। अभी वर्तमान मुख्यमंत्री की बात करें तो वो है हेमंत सोरेन, ठीक है, हेमंत सोरेन जो शिबू सोरेन के बेटे हैं। अगला है और जेएमएम पार्टी से संबंधित है। झारखंड एक एकल सदनीय विधायिका है। कैसी विधायिका है? एकल सदनीय, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और बिहार में द्विसदनात्मक विधायिका है। अगला है, निम्नलिखित में से किसे झारखंड 2023 का पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 149 का जमुना सिंह सोय, ठीक है। इन्होंने कविता और एक उपन्यास लिखा है, कविता और एक उपन्यास लिखा है जिसके लिए इन्हें 2023 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। आगे हम लोग देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन है ये दोस्तों झारखंड का, कि झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्ष 2021-22 के लिए झारखंड का विकास दर कितना है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 8.2%, ठीक है, 8.2%। अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों और जरूरतमंद तक इसे शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।